हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा 3 माही, 6 माही और वार्षिक तीनों परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों सभी एक जैसे हैं, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, उसके बाद दूसरे करने में बहुत आसान होंगे। देखिए, हमें प्रश्न पहला है कि सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें करनी 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होती है अपरिमेय संख्या? वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि 1/2 नहीं हो सकती है, ये 3/5 नहीं हो सकती। इस प्रकार की कोई संख्या अगर नहीं होती, इसको बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, करनी 5 को बटे में 1 नहीं लिख सकते हम, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है। लेकिन हम इसको सिद्ध करके बताएंगे कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। तो लिखते हैं हम कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसके विपरीत मान लिया। हम इसके विपरीत मान लेते हैं, मतलब अपोजिट विपरीत मान लेते हैं कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि करनी 5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। अब परिमेय संख्या हमने क्या पढ़ी है दोस्तों? तब अगर करनी 5 को हमने परिमेय संख्या माना है, तो करनी 5 किसके बराबर हो जाएगी? परिमेय संख्या भी मैंने बताया क्या होती है, p बटे क्यू। तो करनी 5 को जब हमने परिमेय संख्या माना है, तो करनी 5 बराबर हो जाएगा p बटे क्यू, ये एक परिमेय संख्या होती है। इसको दे देना है समीकरण नंबर 1। अब ये देखिए, एक हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमने सबसे पहले इसके विपरीत माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है ना। परिमेय सिद्ध करना है तो हमने परिमेय मान लिया। अब परिमेय माना है तो परिमेय संख्या हमें पता है p बटे क्यू होती है। तो जब करनी 5 को परिमेय माना है, तो करनी 5 बराबर p बटे क्यू लिखना पड़ेगा, ये समीकरण 1। अब यहाँ पर हम p और q के बारे में कुछ बताएंगे। जहाँ p और q दो पूर्णांक है। पहले बताएंगे कि p और q क्या है? दो पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब गिनती, कोई भी 1 2 3 4 ऐसा पूर्णांक है p और q। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने कितना मान लिया? 1। अर्थात इसमें ना दोनों में कुछ कॉमन आता है और ना ही इन दोनों में किसी का भाग जाता है। केवल किसका जा सकता है? 1 का भाग जा सकता है और 1 ही कॉमन आ सकता है। जैसे कि देखिए 3/5 है, इसमें ना तो दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग जाता है और ना ही दोनों संख्याओं में से एक संख्या कोई कॉमन आती है। तो इनको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना। देखिए जैसे 2 और 4 कोई संख्या होती, तो इनमें देखो दोनों में 2 का भाग चले जाता है, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ? 2 हो गया। दोनों में 2 कॉमन भी आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2। तो हमें ऐसे मानने हैं p और q जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कितना है? 1 है। अर्थात ना तो इनमें किसी का भाग जाता है और ना ही इनमें से कोई कॉमन आता है, तथा q 0 के बराबर नहीं है। हमने देखिए क्या किया, सबसे पहले हमें सिद्ध करना था कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसके विपरीत मान लिया। हम इसके विपरीत मान लेते हैं करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मानी है, तो करनी 5 बराबर क्या हो जाएगा? p बटे क्यू, क्योंकि p बटे क्यू परिमेय संख्या होती है। ये समीकरण 1 बन जाता है। देखिए इस स्टेप से ये जुड़ा है, इस स्टेप से ये जुड़ा है। अब देखिए p और q के बारे में बताएंगे। हम बताएंगे कि जहाँ p और q दो पूर्णांक है और इनका अभिनिष्ट गुणनखंड 1 है, तथा जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, ये बता दिया। अब देखिए
हम जब एक संख्या रहेगी, यहाँ करनी 5 एक ही संख्या है बस, अगर एक से प्लस माइनस में दूसरी जुड़ी होती तो अलग मेथड है थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। देखिए करनी 5 का हम करेंगे समीकरण 1 को अब हल करने पर, यह समीकरण 1 का वर्ग करने पर, अब इसका वर्ग करेंगे हम समीकरण 1 का। समीकरण 1 का एक साइड में क्या करनी 5 का वर्ग करेंगे और p बटे q का भी क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे। तो ये करनी 5 का वर्ग करते तो वर्ग से करनी हट जाती है, तो कितना बच जाता है यहाँ पर 5, और यहाँ बच जाएगा p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। अब देखिए क्यू स्क्वायर यहाँ बटे से इस साइड किस में जाएगा, पक्षांतर होकर गुणे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बटे में है, तो यहाँ पर 5q स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। ये बटे से यहाँ पर किस में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। ये हमने समीकरण 1 को सॉल्व किया वर्ग करके, और फिर इसका इसमें गुणा कर दिया, क्योंकि इस साइड बटे में है तो दूसरी साइड जाता है बराबर के, तो वो गुणे में जाता है विपरीत में। ये समीकरण हमारा आ गया है 2। अब देखिए यहाँ पर समझना है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि देखिए इस साइड क्या दिख रहा है हमें 5 दिख रहा है, 5q स्क्वायर। अब अगर हम इसमें 5 का भाग दें तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब इस साइड 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये तो पी स्क्वायर है, हमें इसमें कहीं भी 5 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पी स्क्वायर का मान ऐसा होगा जिसमें कितना होगा 5 का भाग अवश्य जाता होगा, क्योंकि ये 5q के बराबर है। अगर इस साइड 5 का भाग जा रहा है तो इस साइड भी 5 का भाग जाना ही चाहिए, तभी तो इनको हम क्या लिख सकते हैं बराबर, और ये बराबर ही लिखे हुए हैं, तो इस साइड अगर 5 का भाग जा रहा है तो इस साइड भी 5 का भाग जरूर ही जाता होगा, तभी ये कैसे लिखे हुए हैं बराबर लिखे हुए हैं। तो यही हम बात लिखेंगे कि समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 से ये समझना है हमें, स्पष्ट है कि पी स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर कितने से विभाजित है, पी स्क्वायर ये कॉमा लगा देना है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये हमारे समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है जो अभी मैंने किया है, विभाजित है। तब पी स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, पी से है, तब पी भी 5 से विभाजित होगा। देखिए इसको एक बार हम फिर से समझते हैं। देखिए हमने समीकरण 1 का वर्ग करके ये सॉल्व करके समीकरण 2 लिया है। अब हमें यहाँ से स्पष्ट करना है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है, इस साइड तो 5 का भाग जा रहा है तो इस साइड भी जाना ही चाहिए, तभी तो ये कैसे लिखे हुए हैं बराबर। दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन हमें ये मान लेना है कि इस साइड भी 5 का भाग जाएगा, तभी तो ये बराबर लिखे होंगे, क्योंकि इस साइड 5 का भाग जा रहा है, मतलब पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तभी ये साइड 5 का भाग जा रहा है तो इस साइड भी जाएगा। तो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब पी भी 5 से विभाजित होगा। पी स्क्वायर भी है 5 से विभाजित है तो फिर पी भी 5 से विभाजित जरूर होगा। पी स्क्वायर जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 में भी 5 का भाग जाता है और 25 में भी 5 का भाग जाता है। जैसे 5 से विभाजित 10 होता है तो 10 का वर्ग कर दे 100 आता है, तो 100 में भी 10 का भाग जाता है और 10 में भी 5 का भाग जाता है, तो स्क्वायर में जाता है तो पी में जाएगा। या अगर ये समझ में नहीं आता तो आप ऐसे रख सकते हो कि जब पहली बार हम जब स्पष्ट करेंगे तो हमें पी स्क्वायर के बारे में बताना, पी स्क्वायर और पी। जब दूसरी बार स्पष्ट करेंगे तो हम क्यू स्क्वायर और क्यू के बारे में बताएंगे। जब पहली बार स्पष्ट करेंगे तो पी स्क्वायर और पी के बारे में, और दूसरी बार स्पष्ट करेंगे तो क्यू स्क्वायर और क्यू के बारे में बताएंगे। ऐसे आप याद भी कर सकते हो कि पहली बार पी स्क्वायर और पी के बारे में बताना है, दूसरी बार क्यू स्क्वायर और क्यू के। तो हमने अभी बता दिया कि पी स्क्वायर कितने से विभाजित है 5 से, तब पी बराबर हमने माना 5 के, पी 5 से विभाजित है, पी बराबर हमने मान लिया है 5 के, ये हमने माना, यहाँ लिख दें माना p बराबर 5 के। अब समीकरण 2 में मान रख दे, p बराबर 5 के मान लिया है, अब समीकरण 2 में हम मान रखते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या है, 5q स्क्वायर बराबर p का मान 5 के माना है तो 5 के का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो
25 और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। देखिए यहाँ 5 के कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लगा है, कोष्टक मतलब इस पूरे का स्क्वायर करना है, तो 5 का भी स्क्वायर करना है और के का स्क्वायर भी करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अभी पी का स्क्वायर मान निकाला था अपन ने, अब क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो देखिए क्यू स्क्वायर ये दिख रहा है 5 बटे में जाना चाहिए। अब इस साइड क्यू स्क्वायर के साइड में लिखा है, साइड में लिखा मतलब गुणे में होता है, क्यू स्क्वायर के गुणे में 5 है तो दूसरी साइड बटे में जाएगा, तो 25 के बटे में 5 आ जाएगा, और यहाँ पर के स्क्वायर पहले से है और ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 के स्क्वायर। देखिए क्यू स्क्वायर का मान निकल गया, पी स्क्वायर का समीकरण 2 था, क्यू स्क्वायर समीकरण 3 है। देखिए अब यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए क्यू स्क्वायर में तो 5 नहीं दिख रहा है, लेकिन किसमें इस साइड दिख रहा है, तो इस साइड 5 है तो इस साइड भी जरूर से होगा, तो हम यहाँ समीकरण 3 से स्पष्ट कर देंगे। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर, दूसरी बार क्यू स्क्वायर के बारे में बताना है ना, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब हमने ये सब यहाँ पर ये कर दिया कि देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यों है ये मैंने अभी समझाया कि देखिए इस साइड 5 का भाग जा रहा है, देखिए 5 का भाग दे देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, के स्क्वायर बच जाएगा, तो फिर इस साइड भी 5 का भाग जाना ही चाहिए, तभी तो ये क्या लिखे हुए हैं बराबर। कोई संख्या बराबर होती है तो उसमें बराबर काम होने चाहिए, तो यहाँ 5 का भाग जा रहा है तो यहाँ भी जाना चाहिए, तो हमें समीकरण 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, यह है, तो फिर क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ये देखिए दूसरी मैंने ये, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो याद कर सकते हो कि पहली बार पी स्क्वायर और पी के बारे में बताना है, दूसरी बार क्यू स्क्वायर और क्यू के बारे में बताना है। देखिए अब हमने पहले माना था कि पी और क्यू का अभिनिष्ट गुणनखंड 1 है, सबसे पहले माना था, ये देखिए यहाँ पर कि ये इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 माना था पी और क्यू का, मतलब इनमें कोई भी कॉमन या किसी का भाग नहीं जाता था, लेकिन हमने बीच में क्या सिद्ध कर दिया समीकरण 2 और समीकरण 3 से कि ये दोनों तो कितने से विभाजित है 5 से विभाजित है, मतलब या तो हमारी पहली वाली बात गलत है या तो अभी वाली बात गलत है, तो हम ये लिख देंगे क्योंकि पी और क्यू, पी और क्यू 5 से विभाजित है, जबकि हमने पहले तो मना किया था, या पी और क्यू का निष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है, या विभाजित कुछ भी लिख सकते हैं, 5 से विभाजित है, जो कि क्या है विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास हमने जो बात की थी उसका विरोध कर रही है कि पी और क्यू तो 5 से विभाजित है, यह भी हमने सिद्ध किया, और जो हमने पहली बात मानी थी उसका क्या है ये विरोधाभास है, विरोधाभास है ना। अतः हम बोलेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है, जो हमारी मान्यता थी ना पहले वो हमारी क्या है गलत है, और करनी 5 एक कौन सी संख्या है, और करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये दो लाइन भी आपको रटना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। देखिए P और Q 5 से विभाजित है, यह भी हमने सॉल्व किया समीकरण 2 और 3 से कि P और Q दोनों ही कितने से विभाजित है 5 से, लेकिन उससे पहले हमने पहले ही मान लिया था कि P और Q का अभिनिष्ट गुणनखंड था केवल कितना 1 था, मतलब इनमें किसी का भाग नहीं जाता था, लेकिन हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये तो 5 से विभाजित है, मतलब ये क्या हो गया जो कि एक विरोधाभास, ये विरोधाभास हो गया, उस बात का विरोध कर रही है बात, ठीक है। फिर हम बोलेंगे अब विरोधाभास है तो फिर अतः हमारी मान्यता थी जो वो क्या है गलत है, वो करनी 5 एक कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है, हमारी जो मान्यता थी वो गलत है, यह जो हमने सिद्ध किया वो बात सही है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है।
पहला क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का ये क्वेश्चन जरूर आएगा तिमाही, छमाही और वार्षिक में। इस चैप्टर का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। देखिए, सिद्ध कीजिए कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना था कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में, या साधारण भाषा में समझे तो जिसे बटे वाली ना लिखा जा सके, तो क्या कर्णी 5 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कर्णी के अंदर है। अगर बाहर आती तो हम बटे के रूप में बना सकते थे। इसलिए ये अपरिमेय संख्या तो है ही, ये हमें पता है, लेकिन ये हमें सिद्ध करके बताना है। देखिए, फिर हम इसके विपरीत मानते हैं। देखिए, यहाँ से सॉल्व होता है, एक बार ध्यान से सुन लेंगे आप तो बन जाएगा, कभी गलत नहीं होगा, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि कर्णी 5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमने विपरीत मान लिया कि कर्णी 5 अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बराबर माना है तो कर्णी 5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। ये समीकरण कितना आ गया? 1। देखिए, इससे ये जुड़ा हुआ है, जब ये लिख लोगे तो ये अपने आप ही याद आ जाएगा कि एक परिमेय संख्या माना है तो कर्णी 5 को किसके बराबर लिखना है? P/Q। फिर दूसरी बात याद आ जाएगी, हमें P/Q के बारे में बताना है। तो जहाँ P और Q दो पूर्णांक है और इनका अभिन्नष्ट गुणनखंड 1 है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तीन चीज़ें बतानी है यहाँ कि P और Q दो क्या हैं? पूर्णांक है। इनका अभिन्नष्ट गुणनखंड कितना है? 1 है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तीन बातें बता देनी इनके बारे में। उसके बाद ये बता दिया। अब उसके बाद समीकरण 1 को हल करेंगे हम, तो कर्णी हटाने के लिए इसका क्या कर देंगे? समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर कर्णी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, P का वर्ग करेंगे तो P², Q का करेंगे तो Q² हो जाएगा। ये बटे से यहाँ से हटेगा तो दूसरी साइड गुणे में जाएगा, बराबर की दूसरी साइड पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। Q² यहाँ पर बटे में है, दूसरी साइड किस में चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा। ये समीकरण दूसरा आ जाता है। बस समीकरण दूसरे से हमें स्पष्ट कर देना रहता है। तो मैंने, जिसको समझ में नहीं आता है वो ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले बार हमें बताना है P² और P के बारे में, और जब दूसरी बार स्पष्ट करेंगे तो बताएंगे Q² और Q के बारे में। तो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P² 5 से विभाजित है, तब P भी 5 से विभाजित होगा। अब 5 से विभाजित है P, तो P को 5 के ही मान लेते हैं। P को क्या मान लेते हैं? 5 के ही, क्योंकि 5 से विभाजित तो है ही। तो P बराबर हमने 5 के माना। ध्यान रखना है, यहाँ स्क्वायर नहीं मानना है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ 5 के स्क्वायर मान लेते हैं और यहाँ से गणित गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको 5 के मानना है। ठीक, के अलावा कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ठीक है, एक सिंबल रहता है कोई हो तो P बराबर 5 के मान लेना है। अब P का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 5 के यहाँ पर रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, K का स्क्वायर K² होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 बटे में आएगा तो Q² का मान निकल जाएगा 5 के स्क्वायर। 25 को 5 बार काट देगा, तो पहली बार P² निकला था, दूसरी बार Q² का मान निकला है। तो हम Q² के बारे में बता देंगे। Q² 5 से विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने माना था कि P और Q के अभिन्नष्ट गुणनखंड तो 1 है, केवल इनमें किसी का भाग नहीं जाता है। चलिए, अब हम 2 लाइन जो आपको याद नहीं करनी है, समझनी है, वो देखिए। अब हमने क्या सिद्ध करके लाए कि P और Q 5 से भाजित है, जो कि विरोधाभास है। हमने तो माना था कि इनको अभिन्नष्ट गुणनखंड 1 है, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि P और Q तो 5 से भाजित है, तो ये विरोधाभास हो गया। अब विरोधाभास हो रहा है तो हम बोलेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत थी और कर्णी 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको कराता हूँ इसी का दूसरा क्वेश्चन। ये इसका टाइप दूसरा है, ठीक है, क्योंकि इनमें एक से अधिक संख्या है। ये एक संख्या वाला याद रखना। इसी टाइप के देखिए, कर्णी 5 किया अभी हमने सॉल्व। कर्णी 5 के अलावा कर्णी 2, कर्णी 3 और कर्णी 5 के अलावा कर्णी 7 और ये कर्णी 11, कर्णी 13। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, सेम करना है। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल सेम करना है, बस जहाँ 5 लिखा है वहाँ 11 आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे समझना इसको। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो 2 बार देखना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको फिर से ये समझा दूंगा, अगर नहीं बनती तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो जब करनी 11, 13, 5, 7, 2, 3, इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो देखिए, तो वैसा का वैसा रहेगा, बस
5 की जगह अगर 13 आता है तो करनी 13 हो जाएगा हर जगह, ठीक है। करनी 2 आता है तो करनी 2 हो जाएगा, वहाँ की चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, हिंदी जितनी भी लिखी हुई है वो ही रहेगी, ठीक है। स्टेप वो ही रहेगी, सब कुछ वो ही रहेगा, बस अंक चेंज हो सकता है। तो इस टाइप के आए तो आपको बनना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, आएगा ही सभी पेपरों में 4 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं दूसरा टाइप बताता हूँ इसी का, जब 2 संख्याएं रहें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अब वैसा ही है, बस यहाँ पर एक अंक से अधिक अंक है, वहाँ पर करनी 5 ही एक ही था, इससे में एक से अधिक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ जब वर्ग किया था तो हम यहाँ पक्षांतर करेंगे, मतलब इस समीकरण को इसको सॉल्व करेंगे, इस स्टेप को। वहाँ पर वर्ग किया था क्योंकि एक ही अंक था, यहाँ पर 3 अंक दिख रहे हैं या 2 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें वर्ग नहीं करना है, इसका पक्षांतर करना है, बस इतना सा चेंजेस है और कुछ नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या ही हमें मान पता है पहले से ही, लेकिन हम इसके क्या मानेंगे, विपरीत। ध्यान रखना, ध्यान से सुनते चलना तो आप वैसे ही बन जाएंगे। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 धन 2 करनी 5 एक पर, परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, इसके विपरीत। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 धन 2 करनी 5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। हमने इसके विपरीत मान लिया। अब मैंने आपको बताया तब विपरीत माना है तो ये किसके बराबर होगी, परिमेय माना है तो परिमेय संख्या के बराबर होगी। परिमेय संख्या क्या होती है, P बटे Q। तो 3 + 2 करनी 5 बराबर P बटे Q हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि हमें परिमेय के बराबर माना है, वो परिमेय संख्या क्या होती है, P बटे Q। ये हमारा आ जाएगा समीकरण 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये समीकरण 1 आ गया। अब यहाँ उसी के जैसे P और Q के बारे में बता देना, जहाँ P और Q दो पूर्णांक है। P और Q दो क्या है, पूर्णांक है। इनका उभयनिष्ठ गुणनफल, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है, तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ये उसी क्वेश्चन का सेम किया है अपन ने, कुछ नहीं किया है, बस ये चेंज किया है। करनी 5 था, यहाँ 3 + 2 करनी 5 है, बाकी पूरा सेम है। अब देखिए समीकरण 1 का वर्ग किया था तो यहाँ एक संख्या नहीं है, एक से अधिक है, तो समीकरण 1 को हल करने पर ये लिखेंगे हम, हल करने पर, बस इतना लिखना है। वहाँ वर्क किया था क्योंकि एक ही अंक था, एक से अधिक हो तो उसको हल करना है। देखिए कैसे, 3 + 2√5 बराबर P बटे Q। ये हमने समीकरण 1 उतार लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, करनी वाले को इस साइड रखना है, बाकी इसको इस साइड ले जाना है पक्षांतर करके। तो देखिए पक्षांतर कैसे होता है, जैसे ये करनी 5 को अकेला रखना है तो यहाँ से 2 का पक्षांतर करना पड़ेगा, और कितने का करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले दूर वाले का पक्षांतर होता है, करनी 5 से दूर क्या है, 3 है, किस चिन्ह में है, धन में है, तो किस में जाएगा, ऋण में। तो P बटे Q के ऋण में चला जाएगा 3। एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ मैं आपको। P बटे Q, यहाँ से धन से 3 किस में गया, ऋण में, दूर वाले का पक्षांतर हो गया, लेकिन ये 2 अभी यहीं है, ठीक है। अब 2 का होगा, 2 करनी 5 के साइड में है, साइड में लिखा है मतलब क्या है, ये गुणे में है, गुणे में है तो किस में जाएगा, बटे में जाएगा दोस्तों। अब P बटे Q के बटे में जाएगा तो 2Q हो जाएगा, और माइनस 3 के बटे में जाएगा तो 2 हो जाएगा। सभी के जाता है, सभी के ऋण में जाएगा, सभी के धन में जाएगा, सभी के गुणे में, सभी के भाग में। तो यहाँ से गुणे से सभी के भाग में जाएगा, तो इसके भाग में जाएगा तो ये 2Q हो जाएगा, और इसके भाग में जाएगा 3 बटे 2। बस ये हल हो गया। देखिए
समीकरण 2। अब देखिए क्या लिखना है, छोटा सा बस हो गया, सॉल्व हो गया है। यहाँ लिखना है समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, देखिए ये पूरी संख्या आपको एक परिमेय संख्या लग रही है, दिख रही है कि नहीं। देखिए p बटे q है, बटे वाली है, ये -3/2 ये भी बटे वाली है, कोई करनी का रोल नहीं है इसमें, तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमें ये स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो भी हो उसको पूरी लेनी है हमें, ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय, बटे वाली संख्या है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या तो है ये, तब करनी 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तब करनी 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए ना दोस्तों। देखो ये जब परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, जब भी तो परिमेय बराबर परिमेय होगा। अगर ये अपरिमेय है और ये परिमेय है तो फिर बराबर कैसे हो सकती है, बराबर नहीं होगी। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तो परिमेय है, तब ये भी परिमेय होनी चाहिए। लेकिन अभी हमने सिद्ध कर चुके हैं कि ये परिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय है ना। किंतु करनी 5 तो एक कौन सी संख्या है, किंतु करनी 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए फिर से इसको, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ये एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, तब करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो ये बराबर होगी। किंतु करनी 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अब भी हमने सिद्ध किया कि करनी 5 तो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, मतलब कहीं कुछ विरोधाभास हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अतः जो हमने फर्स्ट में मानी थी ना, अतः हमारी मान्यता गलत है, और जो हमने 3-2 करनी 5 है इसको परिमेय माना था, वो परिमेय नहीं, वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम ये लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, हमारी मान्यता जो हमने फर्स्ट में माना था ना, गलत है, और 3-2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अतः हमारी मान्यता गलत है और 3-2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देखिए। अब यहाँ एक से अधिक अंक आ गए हैं तो इसकी मेथड थोड़ी सी चेंज होगी, जहाँ हमने वर्ग किया था वहाँ वर्ग नहीं करेंगे, हम इसका कर देंगे पक्षांतर, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। देखिए हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3-2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बराबर मानना है तो इसके बराबर परिमेय संख्या लिखनी पड़ेगी, p/q। ये आ गई हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 1 आने के बाद हम p/q के बारे में बताते थे, पिछले में भी बताया था, जहाँ p और q दो क्या है, पूर्णांक है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तथा q 0 के बराबर नहीं है। समीकरण 1 को हल करने पर देखिए, समीकरण 1 को हम हल करेंगे, हम वर्ग नहीं करेंगे, वर्ग कब करते हैं, तब एक ही अंक होता है। अब यहाँ याद एक से अधिक अंक है इसलिए अपन हल करेंगे। हल में क्या करना रहता है, बस पक्षांतर। देखिए 3 धन में है तो ऋण में जाएगा, 2 गुणे में है तो सभी के बटे में चला जाएगा, ये हल हो जाएगा, समीकरण 2 आ जाएगा। अब समीकरण 2 से स्पष्ट हो रहा है कि ये वाली संख्या तो परिमेय संख्या है, तब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन करनी 5 तो परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अतः हम बोल सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत है और 3-2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही टाइप हो गए, इनके आगे के क्वेश्चन में अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप इनके नोट्स बनाते रहना, जिससे आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो तो 95+ नंबर आपके ज़रूर आएंगे, पहले भी आए हैं बच्चों के और आगे भी आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी करें। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।